अपना खाना बना लिया तो फौरन उठ जा, मेरे घर में मेहमान आए हैं, आकर खाना बना दे। माँ जी बस 1 मिनट रुक जाइए, 2 रोटी और बनानी है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फौरन घर के अंदर आ, मेहमानों के लिए खाना बनाना है। जी माँ जी। सास उसके चूल्हे में पानी डाल देती है और सविता अपने अमीर ससुराल में आकर सीधा रसोई में जाती है और खाना बनाकर फौरन मेहमानों को परोसती है। ये लीजिए, आप सबके लिए गर्मा गर्म दम बिरयानी और ये गाजर का शरबत। आप सबको ठंड के मौसम में ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ठंड के मौसम में ये सब चीज तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सुरेखा, तेरी बड़ी बहू ही काम कर रही है, तेरी छोटी बहू काम नहीं करती। और ये घर के बाहर से क्यों आई है? क्या तूने दोनों बहू के बीच बंटवारा कर दिया है? अरे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरी दोनों बहू इस घर में ही रहती हैं। माँ जी मैं जा रही हूँ। रुक जा, अब ये झूठे बर्तन भी तो साफ करेगी ना, कौन उठाएगा ये सब? मैं तो करूंगी नहीं, और वो है नहीं। जी माँ जी। सविता टेबल से खाली पानी के गिलास ले जाकर रसोई में साफ करने लगती है। बाहर दोनों सुरेखा की सहेलियां बहू के बारे में बातें बनाने लगती हैं। क्या सच में सुरेखा ने अपने दोनों बहू के बीच बंटवारा कर दिया था, या उसने अपनी बड़ी बहू को ही नौकरानी बना लिया था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां अपने अमीर ससुराल में सविता पूरे घर का काम संभालती थी और सुरेखा का मिजाज भी उसके साथ बिल्कुल ठीक था। बड़ी बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? जल्दी लेकर आ, तुझे पता है ना आज मैं गाजर के पराठे खाती हूँ। और भाभी, मुझे तो आलू के पराठे चाहिए। लेकिन भाभी, मैं प्याज के पराठे खाऊंगा। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मेरी पत्नी आकर खाना बनाया करेगी और मुझे आपके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा भी नहीं। तभी गर्मा गर्म पराठे की चपाती लिए सविता सबकी प्लेट में पसंदीदा पराठा रखती है। अरे वाह बहू, मैंने तुझे बोला भी नहीं और तूने मेरा पसंदीदा पनीर का पराठा रख दिया। ये हुई ना बात, एक सर्वगुण संपन्न बहू बिल्कुल तेरी जैसी ही होती है। शुक्रिया पापा जी। भले ही बहू तू गरीब घर से आई हो, लेकिन खाना बनाना और घर के काम करना तुझे बखूबी आता है। यह सुन सविता को शर्मिंदगी सी महसूस होती है। सुरेखा अपनी गरीब बहू से अच्छे से बात करती थी, लेकिन बीच बीच में उसे गरीबी का ताना देकर जता भी दिया करती थी। अगले ही महीने नैतिक की शादी एक अमीर घर की मोनिका नाम की लड़की से हो जाती है, जिसके तेवर आसमानों को छूते थे। घर में आए हुए उसे 1 हफ्ता भर होता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी मोनिका खाने से उठ जाती है। बहुत हो गया माँ जी, अब मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकती। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, कोई स्टैंडर्ड है। बहू तो क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात ये है माँ जी, मैं इतने दिन से चुप थी, लेकिन अब और नहीं। ये गरीब जेठानी जी मेरे बगल में बैठकर कैसे खाना खा सकती हैं? मुझे उनके साथ रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। माँ जी प्लीज, आप बंटवारा कर दीजिए। मैं इसके साथ एक छत के नीचे एक रसोई का खाना, डाइनिंग टेबल, कुछ भी शेयर करना नहीं चाहती। कल को हमारी तरफ से या मेरी फ्रेंड्स यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे? मैं गरीब जेठानी के साथ ससुराल में रहती हूँ। क्या फायदा फिर आपके अमीर होते हुए भी गरीब को ही आप घर में रखेंगे? जरा इनका हुलिया देखिए। हाँ माँ, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी फ्रेंड्स ने भी घर में आकर मेरा मजाक उड़ाया था। पापा जी मैंने ठीक बोला ना? वैसे भी जेठ जी कहाँ इतना अच्छा कमा पाते हैं, उन्हें अपने छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं सुरेखा, तुम ही देखो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। माँ, आप सच में हमें अलग कर देंगी? नमन की बात का बिना जवाब दिए सुरेखा अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत सोचती है और एक बार फिर देवरानी उसे भड़का देती है, जिसके बाद सास अपने दोनों बड़े बहू बेटों का बंटवारा करके घर के बाहर का एक कोठरी वाला कमरा उन्हें दे देती है, जहां सर्दी में उन्हें रहने में दिक्कत होती है। वहीं सास पूरा अमीर ससुराल देवरानी को दे देती है, जिसमें अमीर देवरानी ससुराल पर राज करने लगती है। लेकिन घर का काम करवाने के लिए सास और देवरानी जेठानी को ही बुलाया करते थे और वो मासूम उनके कहने पर ठंड में सारा काम भी कर दिया करती थी। सुबह होती है और जेठानी चुपचाप अपने अमीर ससुराल में आकर उन लोगों का खाना बना देती है, जिसे खाकर देवरानी नुक्स निकालती है। ओह, ये कैसा खाना है? आपको कढ़ाई पनीर भी ठीक से बनाने नहीं आती क्या? कितना कम नमक है। जाओ मेरे लिए पास्ता बनाकर लाओ, मुझे ये नहीं खाना। मोनिका, इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो ऊपर से नमक डाल लो। पास्ता बनने में बहुत टाइम लगेगा, तुम कब तक इंतजार करोगी? माँ जी, आप इसको बोल रही हैं या मैं बोलूं? बहू, अगर अपने आप को इस घर की बहू मानती है तो चुपचाप वो काम कर दिया कर जो हम तुझे कहते हैं। जी माँ जी। मामी, मुझे ठंड लग रही है, आप ना सूप बना दो और हीटर भी रख दो मेरे पास, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। बहू, हवा आ रही है, जरा खिड़की बंद कर दे। हाँ, और मेरे लिए शॉल ले आ। जी पापा जी। एक एक करके सविता सबका काम करती है। झूठे बर्तन ठंडे पानी में साफ करके फिर कपड़े धोने जाती है। जब अमीर ससुराल का सारा काम हो जाता है तब वो अपने बंटवारे के कमरे में चली जाती है, जहां चूल्हे पर अपना खाना बनाकर दोनों पति पत्नी खाना साथ में खाते हैं। माफ कर दो सविता, मेरी वजह से तुम्हें भी इस घर से बाहर रहना पड़ रहा है, इस बंटवारे के कमरे में, और मेरे ही कारण माँ तुमसे ठीक से बात नहीं करती है। कोई बात नहीं, मुझे तो बस परिवार का प्यार चाहिए। कम से कम घर में आने जाने को तो मिल रहा है। आप बुरा मत मानिए, बस मैं इंतजार कर रही हूँ आपका काम अच्छा चलने लगे और माँ जी आपको नकारा ना कहीं। गरीब बहू बेटे इसी तरह छोटे से कमरे में अपना रहन सहन खाना पीना करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सास नंद देवरानी उससे काम निकलवाने के लिए उसको परेशान करते थे।
एक दिन घर में मेहमान आते हैं, वहाँ भी सुरेखा सबके सामने बहू की बेइज्जती कर देती है। अरे रोहिणी माधुरी, तुम परेशान मत हो। वो क्या है ना, मेरी छोटी बहू से ज्यादा बड़ी बहू ज्यादा कामकाजी है, इसलिए वो घर के सारे काम करती है। अच्छा। मेहमानों के सामने भी सविता नौकरों की तरह काम करवाती है। अगले दिन सविता झूठा गिलास उठाकर रसोई जा रही थी कि सविता से देवरानी टकरा जाती है और उसकी साड़ी पर जूस गिर जाता है। What the hell is this? देखा तुम्हारी वजह से मेरी कितनी महंगी साड़ी खराब हो गई। देखकर चलना नहीं आता क्या? तुम इस घर की बहू नहीं नौकरानी हो, तो ढंग से देखकर चला करो, साफ करो इसे। चलो। हाँ, मैं अभी करती हूँ। सविता एक कपड़ा लेकर मोनिका की साड़ी साफ करती है तो रूपाली हंसने लगती है। आखिर नौकर और भाभी में फर्क ही क्या है? वो भी घर का झाड़ू पोछा करते रहते हैं और ये करीब वाली भाभी भी। ये कहकर रूपाली हंसकर चली जाती है और सविता के दिल पर यह बात बहुत चुभ जाती है। अब वो इन सबके नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर में अपना बंटवारे का सारा सामान लाकर वापस से अमीर ससुराल में रहने लगती है। और कोई काम करने को कहता है तो उन्हें उल्टा जवाब दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंटवारे के हिस्से में आकर जबरदस्ती रहने की? अलग कर दिया है, वो कमरा तुम्हारा है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। ये मेरा अमीर ससुराल है जहाँ मेरे पति और मेरा पूरा पूरा हक है। बहू, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? तभी मोनिका हंटर लेकर आती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस चिठानी की अक्ल मैं ठिकाने लगाती हूँ। जेठानी हाथ से हंटर खींचकर जमीन पर जोर से मारती है और देवरानी का हाथ मोड़ देती है। ऐसा सोचना भी मत कि अब तुम मुझ पर अपना एक भी हुक्म चला पाओगी, समझी? जब से घर में आई हूँ बस गरीब गरीब इसी का ताना सुनती आई हूँ माँ जी। आपने भी मुझे कम नहीं सुनाया। जब तुम इस घर में आई थी तो माँ जी ने बंटवारा करके अपने बड़े बेटे बहू को इस घर से निकाल दिया। इतना तुमने माँ जी को भड़का दिया और मुझे नौकरानी की तरह यहाँ पर काम करवाया गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने चुपचाप सब किया। मुझे तो बस माँ जी अपने ससुराल का प्यार चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। झटके से सविता उसे छोड़ देती है। आप सब लोगों ने मुझे गरीब समझा। हाँ, मैं हूँ गरीब, लेकिन बेवकूफ नहीं, पढ़ी लिखी हूँ। और अगर आज बात बंटवारे पर आ ही गई है तो माँ जी, इस घर का बंटवारा तो आपके दोनों बेटों के हिस्से होगा ना, और इनका भी हक है, तो इस हक से मेरा भी हक हुआ और मुझे वो हक चाहिए। अगर आपने नहीं दिया तो मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी आपको घसीट कर, और वहाँ मैं मुझ पर किया हुआ एक एक जुर्म बताऊंगी। नहीं बहू, ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे। मैं इसकी बातों में आ गई थी, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बंटवारा चाहिए ना तुझे, मैं तुझे तेरा हिस्सा जरूर दूंगी, बस तू कोर्ट वोट मत जाइयो। हाँ बहू, ऐसा मत कर। ठीक है, आप सबको छोड़ दूंगी, लेकिन देवरानी जी को तो पुलिस स्टेशन जाना होगा। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं घर का काम भी करूंगी, सर्दी गर्मी बारिश। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पुलिस स्टेशन मत जाना। ठीक है, वैसे ऐसे भीगी बिल्ली बनकर काफी अच्छी लगती हो। अपनी समझदारी से सविता अपना और अपने पति का हक वापस लेकर अमीर ससुराल में खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है।